हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्ट्री। आज मैं आपके लिए जनरल नॉलेज एवं जनरल स्टडी प्रैक्टिस सेट प्रश्न पत्र की श्रृंखला 3 लेकर आया हूं। इसमें दोस्तों मुख्य रूप से आपको हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एवं वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित सभी प्रश्नों को ऐड किया गया है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एवं मिसलिनियस में स्पोर्ट, कल्चर, हेरिटेज, इन्वायरमेंट एवं जितने प्रकार के मिसलिनियस के प्रश्न होते हैं सभी आपको ऐड किए गए हैं। और ये पूरी वीडियो हमारे टीम के बेहतर मार्गदर्शन में बनाई गई है। इसमें आपको उस तरह के प्रश्न के श्रृंखला ऐड किए गए हैं जो कि आपको यूजफुल होंगे। ये सभी प्रश्न आपको यूजफुल है। ऑल ओवर इंडिया स्टेट पीसीएस, जिसमें आपका जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी एवं सभी स्टेट के पीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी एवं आरआरबी से संबंधित सभी एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, स्टेनोग्राफर से संबंधित सभी एग्जाम, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, आईबीपीएस एवं एलआईसी से संबंधित सभी एग्जाम, डिफेंस जैसे नेवी, एसएसआर, एयरफोर्स, एक्सवाई, एफकैट एवं जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं इसके लिए ये सभी जीके और जीएस के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। और ये उन सभी प्रश्नों के श्रृंखला इस तरह से सेट की गई है कि ये प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में हिट करेगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। जिस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पा रहे हैं उसे आप नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उसे कोशिश कीजिए, उसे नोट कीजिए। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें से आपको ये सब प्रश्न साफ साफ दिखेंगे एवं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों ने किसके सिक्के चलाए थे? कुषाण जो कि संस्थापक इसका कुजुल काडीफिसस था और इसने जो सिक्के चलाए थे उसमें ऑप्शन है सोने के सिक्के, चांदी, तांबे, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। कुषाण ने सोने के भी, चांदी के भी और तांबे के सिक्के भी चलवाए थे। परंतु कुषाण के लिए एक और भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि शुद्ध सोने के सिक्के अगर प्योर गोल्ड पूछे तो वो भी आपका कुषाण होगा। और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है कि कुषाण ने किसके सिक्के चलवाए थे? तो कुषाणों ने सोने के, चांदी के एवं तांबे के सिक्के चलवाए थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? मौर्य मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। उन 16 महाजनपदों में अगर देखा जाए तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश एवं कण्व वंश, ये 6 ऐसे वंश हुए थे जो पावरफुल बनकर आगे आए थे। एवं उनमें से मौर्य वंश जो है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हुआ था एवं काफ़ी पावरफुल बना था। इसके पास 6 राजा है, इनका क्षेत्र विस्तार काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अशोक, बृहद्रथ, संप्रति, इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बृहद्रथ जो था वो अंतिम मौर्य सम्राट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था?
यहाँ पर आपसे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पूछ रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। 711, 712, 713, 714। इसका जो राइट आंसर है वो है 712। मोहम्मद बिन कासिम जिसने भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया था वो 712 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है। लिंगराज मंदिर जो हमेशा चर्चे का विषय बना हुआ रहता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। लिंगराज टेम्पल उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। इसके साथ साथ उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल, सन टेम्पल जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ये सभी भी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री व्यापार के संबंध में कार्टेज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था। कार्टेज एक पद्धति है जो मुख्य रूप से समुद्र में उपयोग में लाया जाता था। ऑप्शन है डच, फ्रांसीस, अंग्रेज, पुर्तगाली। इसका जो राइट आंसर है वो है पुर्तगाली। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, 1498 में वास्को ड गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचा था और पुर्तगाली भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। इन्होंने कार्टेज पद्धति को अपनाया था और कार्टेज पद्धति समुद्र में समुद्री व्यापार के लिए उपयोग में लाए जाने वाली एक व्यवस्था थी जो पुर्तगालियों के द्वारा उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है। यहाँ पर आपको सही नहीं है गलत कथन को चुनना है। आइए देखते हैं। वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता था। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। ये आपका सही है। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के भी संस्थापक थे। ये भी आपका सही है। उन्होंने चेतना के कॉन्सेप्ट के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी। ये आपका गलत है। तो ऑप्शन में आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध जो हमेशा प्रश्नों में आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, इसका ऑप्शन है कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, मलप्रभा नदी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी। अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर अवस्थित है एवं एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट है, भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। भारचुक्की वाटरफॉल जो कि भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारचुक्की प्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड निम्नलिखित में किस रिफाइनरी का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए है बोंगाईगांव रिफाइनरी, बीना रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बीना रिफाइनरी। भारत और ओमान रिफाइनरी लिमिटेड ये मुख्य रूप से अगर आप देखें तो बीना रिफाइनरी इसके लिए कार्य करती है।
हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन दो द्वीपों में स्थित है? मुख्य रूप से आप देखेंगे तो हिरोशिमा और नागासाकी ये दो जापान के शहर हैं और यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूएसए के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। नागासाकी में यह 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जबकि हिरोशिमा में यह 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। हिरोशिमा में जो गिरे हुए बम थे उसका नाम लिटिल बॉय था, जबकि नागासाकी में जो गिराए गए बम थे उसका नाम फैट मैन था। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि ये दोनों शहर किन द्वीपों में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होन्शु और क्यूशु, ऑप्शन बी होन्शु और शिकोकू, ऑप्शन सी होकाइडो और क्यूशु, ऑप्शन डी क्यूशु और शिकोकू। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर स्थित है एवं नागासाकी शहर क्यूशु द्वीप पर स्थित है। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये सब हमारी टीम के द्वारा फुल्ली मार्गदर्शन में चुनकर तैयार किए गए क्वेश्चन हैं और ये सब वैसे प्रश्नों के क्वेश्चन हैं जो कि डायरेक्टली बेसिस पे आपके एग्ज़ाम में हिट करेंगे। इसलिए इन सभी प्रश्नों को काफ़ी ध्यानपूर्वक देखिए। जिन क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं पता है उसको आप नोट करते चलिए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली हिट करेंगे। और दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आपका सब्सक्रिप्शन और प्यार हमेशा मिलते रहेगा तो हम डेली बेसिस पे आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, जो कि आपको तरह तरह के एग्ज़ाम बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। कोर्सिका और सरदानिया द्वीप इटली की पश्चिम में स्थित है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इनमें से दोनों कथन सही है। बेलेरिक द्वीप ये भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप है, ये सही है। कोर्सिका और सरदीनिया ये द्वीप मुख्य रूप से इटली की पश्चिम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। इट मीन्स 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए भारत की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। ऑप्शन नंबर बी राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। ऑप्शन नंबर 3 राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पे लिया जाता है। इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन से कथन सही है। ऑप्शन देखते हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, क्योंकि भारतीय संविधान में केंद्र का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है एवं राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि संवैधानिक प्रधान की अगर हम बात करें तो राज्यपाल है, जबकि कार्यकारी प्रधान की बात करें तो मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री होगा। 3rd आपका गलत है। इसमें ये चीज़ें बता रहा है कि राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पे लिया जाता है। ये आपका गलत है। राज्य में जितने भी कार्यकारी निर्णय हैं ये मुख्यमंत्री के नाम पे ना लेके ये राज्यपाल के नाम पे लिया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके
कार्यालय से हटा सकता है? राज्यपाल को कार्यालय से हटाने की शक्ति किसके पास है? राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करते हैं और राज्यपाल को हटाने की शक्ति या उसको ट्रांसफ़र करने की शक्ति, ये दोनों भी जो है वो प्रेसिडेंट में ही निहित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार कीजिए। 1 सिंधी और नेपाली, 2 कोंकणी और मणिपुरी, 3 बोडो और संथाली, 4 संथाली और कोंकणी, 5 डोगरी और मैथिली। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि 2003 के 92वें संविधान अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपयुक्त में कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? ऑप्शन 1 है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 3 और 5, ऑप्शन डी है 4 और 5। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3 और 5। इट मीन्स बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। इसको आप दोस्तों DBMS इससे भी याद रख सकते हैं। कंप्यूटर में एक टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। D से डोगरी, B से बोडो, M से मैथिली, S से संथाली। ये 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में, जिसमें टोटल अभी 22 भाषा है, उसमें जोड़ा गया था। इसमें एक चीज़ आप और भी देख सकते हैं कि 71वें संविधान संशोधन में आपका कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और सिंधी को जोड़ा गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। पहला सिख, दूसरा बौद्ध, तीसरा जैन, चौथा फारसी। आपसे प्रश्न पूछ रहा है इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है? ऑप्शन ए है 1 और 4, ऑप्शन बी है 1, 2 और 4, ऑप्शन सी है 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4। आते हैं इसके राइट आंसर की ओर। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। भारत में सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, इसका मतलब ये चीज़ें होता है कि जिनकी संख्या समाज में या देश में काफ़ी ज़्यादा अल्प मात्रा में है, कम है। जैसे आप देखेंगे कि हिंदू की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद मुस्लिम्स की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, परंतु सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, इन सभी की संख्या और जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा कम है एवं दिन प्रतिदिन ये घटते जा रहे हैं। इसलिए इनके संरक्षण के लिए, इनके हित को बढ़ावा देने के लिए, इनके कला, समाज, संस्कृति, सभ्यता को जीवित रखने के लिए एवं बचाए रखने के लिए इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। जैसा कि टैगलाइन यूज किया जाता है दोस्तों, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत विविधताओं में भी एकता का देश है। यहाँ पर अलग अलग जाति, धर्म, कला, संस्कृति, सभ्यता के लोग रहते हैं। उसी में कुछ ऐसे धार्मिक समुदाय है जिनकी संख्या कम है, उन्हें ही अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। ऑप्शन है नेफेड, नाबार्ड, ट्राइफेड, FCI। इसका राइट आंसर है नेफेड। नेफेड वाणिज्यिक फसलों का मूल्य समर्थन संचालन करने के लिए भारत सरकार की एक नेशनल नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सरफेसी अधिनियम के प्रावधान जो बैंकों को अपने गैर निष्पादित संपत्ति, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करने में सक्षम बनाता है?
ऑप्शन है सुरक्षित लेनदार, बैंक एवं वित्त संस्थान द्वारा सुरक्षा ब्याज का प्रवर्तन। ऑप्शन बी है संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को गैर निष्पादित संपत्ति का आय हस्तांतरण, जो तब उन संपत्तियों का निपटारा करेगा और आय का एहसास करेगा। ऑप्शन सी है परिसंपत्तियों के सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी है भारत के क्रेडिट सूचना ब्यूरो, जिसे CIBIL के तहत ग्राहकों के विश्वसनीयता ट्रैक रिकॉर्ड बनाने में बैंकों की सहायता करना। तो आपका इस ऑप्शन में 4 दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1 एवं 2, दूसरा है 2 एवं 3, तीसरा है 1, 2 एवं 3, चौथा है 2, 3 एवं 4। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। इट मीन्स 1, 2, 3 सभी सही है। सुरक्षित लेनदार बैंक एवं वित्तीय संस्थान द्वारा सुरक्षा ब्याज का प्रवर्तन है। संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को गैर निष्पादित संपत्तियों का हस्तांतरण, जो तब उन संपत्तियों का निष्पादन करेगा और आय का एहसास करेगा। थर्ड है परिसंपत्तियों के सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना। तो इसका आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स 1, 2 और 3 सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में नोट छपाई की जगह निम्नलिखित में कहाँ है? ऑप्शन है नासिक मध्य प्रदेश, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, हैदराबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र एवं देवास मध्य प्रदेश। इसका ऑप्शन है 1, 2, 3 एवं 4, 1, 2, 3 एवं 5, 2, 3, 4 एवं 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। इट मीन्स नासिक मध्य प्रदेश, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, हैदराबाद एवं देवास। ये सब भारत सरकार के ऐसे 4 हैं जहां पर नोट प्रिंटिंग प्रेस एवं टकसाल है, जहां पे भारत सरकार के लिए मुद्राओं का छपाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार्यता गैप फंडिंग योजना VGF के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे दोस्तों आपको कौन सा कथन गलत है, सत्य नहीं है, उसे चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए है VGF के तहत केंद्र सरकार सार्वजनिक निजी साझेदारी, जिसे हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, मोड में लागू होने वाली परियोजना की पूंजीगत लागत का 20% तक मिलती है। ऑप्शन बी है इस योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। ऑप्शन सी है VGF के लिए पात्र क्षेत्र बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा है। ऑप्शन डी है VGF एक बल गुणांक है जिससे सरकार अपने संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से लाभ पहुंचाने में सक्षम बनाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इट मीन्स VGF के लिए पात्र क्षेत्र बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा है। ये इसमें से आपका कथन जो है वो सत्य नहीं है, बाकी ए कथन, बी कथन और डी कथन सत्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब आवर्ती आधार पर उचित मूल्य दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना है। PDS में मिलने वाली वस्तुएं कौन कौन सी है? पहला चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा दाल, चौथा चीनी, पांचवा केरोसिन। इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। सही ऑप्शन आपके हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2,
3 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2 3 4 5। दोस्तों मुख्य रूप से अगर हम भारत सरकार के पीडीएस सिस्टम के बारे में देखें तो इसमें गेहूं, दाल, चावल और केरोसिन बांटने का प्रावधान है। बट जैसा कि मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि पीडीएस ये समवर्ती सूची का विषय है और मुख्य रूप से इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपनी तरह से कानून बना के रेगुलेट कर सकती है, जो कि हर राज्य में अलग अलग तरीके से भी हो सकता है। कहीं पर गेहूं की जगह चावल बांटे जाते हैं, कहीं चावल की जगह गेहूं दिए जाते हैं, कहीं चीनी ना देकर उसके जगह नमक दिया जाता है, एवं हर राज्य सरकार के द्वारा इसको अलग अलग तरीके से संचालित किया जाता है। बट आपसे इस नेटवर्क के माध्यम में पूछे तो इसमें गेहूं, दाल, चीनी और चावल इन चारों चीज़ों का कानून में प्रावधान किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेदम मेफाई। मेदम मेफाई किस प्रदेश का एक त्यौहार है? ये एक प्रकार का त्यौहार है और कौन से राज्य में मनाया जाता है? असम, मेघालय, मणिपुर, केरल। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, असम। असम की राजधानी दिसपुर है और यहीं पर मेदम मेफाई नामक त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से है? गुरुमुखी लिपि, जो कि इसी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब भी लिखे गए हैं, ये सिखों पंजाबियों की लिपि है। डोगरी लिपि जो कि मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में चलती है, एवं सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से है? ऑप्शन है ब्रह्मी लिपि, शारदा लिपि, टांकरी लिपि, कुषाण लिपि। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुरुमुखी लिपि, डोगरी लिपि और सिंधी लिपि। इन तीनों लिपि की उत्पत्ति शारदा लिपि से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक चिन्ह क्या है? ओलंपिक चिन्ह जो आपके दिए हुए हैं उनमें जो अर्थ है वो क्या बताता है? ऑप्शन ए है खेलने की ललक, ऑप्शन बी चैलेंज, ऑप्शन सी निरंतरता, ऑप्शन डी अखंडता। इसका जो राइट आंसर है वो है निरंतरता। इट मीन्स एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसा कि आप ओलंपिक में देखते होंगे कि ये 5 रंग के 5 सर्कल है और मुख्य रूप से ये 5 कंटिनेंट में एक दूसरे के प्रति ये कंटिन्यूटी दिखाते हैं कि लोग किस तरह से ये बढ़ चढ़ के आगे आते हैं, ये एक ग्लोबल राष्ट्र का निर्माण करते हैं, एक दूसरे को कैसे सहयोग करते हैं एवं अपनी निरंतरता को प्रस्तुत करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? ऑप्शन है ध्यानचंद, केडी जाधव, मिल्खा सिंह, हरिश्चंद्र वृजदार। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केडी जाधव, जिसने स्वतंत्र रूप से भारत में व्यक्तित्व के लिए पहला ओलंपिक पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 27 मार्च। तो दोस्तों ये थी हमारी 25 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मिसलिनियस, स्पोर्ट, डेज, कल्चर, हेरिटेज एवं जीके जीएस से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न करवाए हैं, जो कि डायरेक्टली बेसिस में आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। हम और भी मेहनत करने के लिए रेडी होते हैं। हमारी टीम और भी आगे आके आपको मदद करने के लिए रेडी होती है। थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों एग्ज़ाम फैक्ट्री।